नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना देश में कहर ढा रहा है। कोरोना की करह से पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना के दूसरी लहर से देश के लोगों में दहशत का माहौल है। अपनों के खोने का गम यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग आंसू बहा रहे हैं। लाखों लोग रोज बीमार हो रहे हैं। दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। अब तीसरी लहर की बात हो रही है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लोग दूसरी लहर की पीक आने का इंतजार करते रह गए और वायरस की तीसरी लहर का संकट भी देश के सामने आ खड़ा हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैल रहा है उससे ये स्पष्ट है कि इस वायरस की तीसरी लहर भी आएगी। ये लहर कब आएगी और कितने समय के लिए आएगी, इसके बारे में अभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आपको तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठने के बाद जहाज के कैप्टन, क्रू मेंबर्स और उसमें बैठे लोग सावधान हो जाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो कोरोना समुद्र में है और ऐसे में लोग इसके अथाह पानी में डूबते जा रहे हैं। और ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आखिर क्यों आ सकती है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसके कुछ कारण भी है। इस समय भारत में वायरस के कई वेरिएंट एक्टिव है और ये वेरिएंट अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में संक्रमण फैला रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक डबल म्यूटेंट वायरस है जिसे वैज्ञानिकों ने B1617 का नाम दिया है। ये वेरिएंट भारत में ही बना है। आपको बता दें कि अब तक देश में कोरोना का यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट और अमेरिका का भी एक वेरिएंट मिल चुका है। इसके कई और वेरिएंट भी पहचान लिए गए हैं और अलग अलग राज्यों में इसकी पहचान हो पाई है, जिसमें जो वेरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है उसे लोग आंध्र प्रदेश वेरिएंट कह रही हैं। हालांकि ये वेरिएंट अभी कुछ ही इलाकों में सीमित है। डॉक्टरों द्वारा जो स्टडी की गई कि उसमें कहा गया है कि ये वेरिएंट अभी वायरस के नए स्ट्रेन बना रही हैं, जिससे वायरस कई रूप ले सकता है और लोगों पर हमला कर सकता है। और इतने सारे वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। समझने वाली बात यह है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर में ये समय अवधि घटकर 5 से 7 दिन हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी ये 2 से 3 दिन में ही हो सकती है। जी हाँ, ये 2 से 3 दिन के अंदर ही मरीज की हालत को गंभीर हालत में पहुंचा सकती है और डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने तक का भी समय नहीं देगा। वायरस के जिस अवतार को आंध्र प्रदेश वेरिएंट कहा जा रहा है वो ऐसा ही करता है। ये वेरिएंट 2 से 3 दिनों में ही मरीज को आईसीयू बेड पर पहुंचा देता है और फिर उसकी जान ले लेता है। यही नहीं, ये बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है, इसलिए और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ अध्ययन में इस बात की आशंका भी जताई गई है कि पहली लहर में वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया, दूसरी लहर में ये युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है और तीसरी लहर में ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब हर परिवार को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक अध्ययन के मुताबिक इस समय भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। भले ही देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीन के विंडो खोल दी है। लेकिन 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं है। तीसरी लहर में छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल तक के बच्चों को ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक होगी? क्या तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या भारत जैसे देश तीसरी लहर झेलने के लिए तैयार है? क्या तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा नुकसान होगा? और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सरमन सिंह हमारे साथ है, डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के, और डॉक्टर राहुल भार्गव है हमारे साथ, सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सरमन आपसे है,
किस तरह से इसे देखते हैं? और ये तीसरी लहर आने की जब बात की जा रही है तो जाहिर तौर पर आपके जहन में क्या आता है? ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है और ये कब तक आ सकती है? देखिए, पहले तो ये है कि अभी सेकंड लहर जो चल रही है उसी का इशू चल रहा है। तो अभी तो हमें सेकंड लहर का वो करना पड़ेगा कि इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। और ये बात सही है कि तीसरी, चौथी बहुत सारी, जब तक हम इम्यूनिटी सारे समाज में लगभग नहीं हो जाती है, तब तक इस तरह की लहरें आती रहेंगी। तो हमारा मानना तो ये है कि चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, हमको रोकना है कोरोना को। और जहां तक आपका सवाल है, जिसमें मैं करेक्शन कर दूं, जो हैदराबाद आंध्रा वाली जो स्ट्रेन बता रहे थे, सीएसआईआर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया है। ये नया स्ट्रेन नहीं है, ये 2020 में ही आइडेंटिफाई हो गया था। तो इसमें मेरे ख्याल से इस पर ये जरूरत है क्लैरिफिकेशन की। और इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है कि 15 गुना है या 10 गुना है। डेफिनेटली जितने म्यूटेंट्स हैं वो थोड़ा सा उनमें पहले के कंपेरिजन में संक्रामक करने की क्षमता ज्यादा है। तो म्यूटेंट्स आते रहेंगे, और म्यूटेंट्स हों और दूसरे म्यूटेंट्स आ सकते हैं। लेकिन हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरी लहर डेफिनेटली आएगी, ये हम जानते हैं। और लेकिन हमें इस समय कंसंट्रेट करना है कि दूसरी लहर जल्दी से जल्दी नीचे आ जाए, हम जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल कर लें। तो ये बिल्कुल, दूसरी हमारा लहर से हम निपट रहे हैं सर, और जाहिर तौर पे तीसरी लहर का भी हम ये कहा जा सकता है कि दहलीज पे ही खड़े हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक बता रहे हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर के लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर में ये हमने देखा कि समय अवधि घटकर अब 5 से 7 दिन हो गई, अब जो हालात फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर की अगर हम बात करते हैं सर, तो कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ही ये मरीज को वेंटिलेटर तक पहुंचा देगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई आपको लगता है कि जिस हिसाब से वायरस अपने आप को डेवलप कर रहा है उस हिसाब से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल सही बात कही है जी आपने। देखिए, इस बार हम कह रहे हैं कि हमारा वायरस जल्दी लंग को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए स्टडी करना प्रॉफिटेबली है। बहुत केसेस में जब हमने ये सोचा कि चौथे दिन पे ही लंग को अफेक्ट हो गया, जब डिटेल में हिस्ट्री ली गई तो पता चले वो पिछले 10 दिन से घर पे बैठ के परेशान थे, शरीर में दर्द था, सिम्टम्स को पिकअप नहीं किया, लूज मोशंस हुए थे, हर बीच में हल्का फुल्का आया था, और जब तक वो आए हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन और लंग पे अफेक्ट आ गया था। ये बात पक्की है कि हाँ, इस बार ये वेव ने यंग लोगों को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। बट हाँ, ये लंग को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, ये कहना प्रोस्पेक्टिवली ट्रायल में ही पता चलेगा। हमने ऐसा सोचा, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस बार कोताही बहुत बरती है। कोताही बरतने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग अब नॉर्थ में अपना टेस्ट ही नहीं करा रहे। टेस्ट करा रहे हैं तो उसकी रिपोर्टें नहीं आ रही, और रिपोर्टें आ रही हैं तो नेगेटिव आ रही हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वायरस तो वही है, हमको थोड़ा और शोध करना पड़ेगा इस स्टडी को देखने के लिए कि ये परेशानियां क्यों हैं और इसका निवारण कैसा किया जाए। वायरस म्यूटेट करेगा, अगर हम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की बात माने तो उन्होंने कहा कि 3250 म्यूटेशन है, म्यूटेशन होती रहेंगी। एंड रिजल्ट लोगों के लिए क्या है, क्या मैं उससे डरूं? डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक सारी वैक्सीन बहुत पावरफुल पाई गई है सारे वेरिएंट के अगेंस्ट में, भले ही वो कितना तेजी से फैलता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट गियर अपनाएंगे तो आपके कवच को कोई नहीं भेद पाएगा, ये बात पक्की है। अभी तक ऐसा वायरस नहीं बना जो आपके कवच को, आपके N95 मास्क को भेद के आपके शरीर में अंदर चला जाए। तो मेरा निवेदन यही है कि घबराए ना इन चीजों से। ये रिसर्च है, शोध का काम है, जिससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात को आप कह रहे हैं कि N95 को हटाकर कोई जो वायरस है वो आपके अंदर नहीं जा सकता। सर, ऐसे भी देखा गया है कि हमने देखा कि कई डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं, वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, पीपी किट पहन के जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, बावजूद इसके वो संक्रमित हो जाते हैं। तो इसे कैसे देखा जाए, और सेफ्टी और किस तरह से की जाए कि लोग अपने आप को सेफ समझे और कोरोना से दूर रह सके? देखिए, ये बात पक्की है, पर अपने को परसेंटेज पॉइंट देखना चाहिए। जैसे मास्क
प्लस वैक्सीन प्लस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शायद आपको 100% सुरक्षा दे पाए। कोई भी अकेली चीज कामयाब नहीं है। जिस भी केसेस में हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी भी डॉक्टर वैक्सीन लगाने के बाद ठीक नहीं हुए हैं। हमारे को अभी डेटा निकल रहा है, शायद 0.1% डॉक्टरों की मृत्यु भी निकले उसमें, ऐसा डेटा देखने में निकल रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको परसेंटेज पॉइंट पर देखना पड़ता है कि जो ज्यादा लोग हैं वो उस इंटरवेंशन से अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मास्क पहनने से वेरिएंट का कम से कम इस बात का पक्का है कि हम मास्क पहनेंगे तो वेरिएंट हमारे को भेद नहीं सकता मेजॉरिटी टाइम 98% के करीब है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सरवन, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये कहा जा रहा है, एक शोध में आया है कि पहले जो है ये वायरस बुजुर्गों को निशाना बना रहा था, फिर कहा गया कि ये जवानों को निशाना बना रहा था, यानी कि वयस्कों को निशाना बना रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड वेव आएगी, इसके अंदर बच्चों पर सीधा अटैक किया जाएगा। सर इसमें दरअसल कितनी सच्चाई हम समझे, या फिर यूं कहें कि अगर इस तरह की चीजें अगर सामने आएगी तो उसके लिए कितने अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है कि वैक्सीन को भी लाने की यहाँ पर जरूरत है बच्चों के लिए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है आपका सवाल कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली डेवलप हमको करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं, और वो करते रहना चाहिए। और बच्चे भी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाएं, लेकिन ये मानना अभी डाटा देखिए अभी नहीं आया है, और मैं नहीं चाहता कि पब्लिक पैनिक हो जाए। ऐसा नहीं है कि पहले बुजुर्ग इन्फेक्ट हो रहे थे, इस बार एडल्ट हो रहे हैं, बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं। बिकॉज एक चीज देख के दूसरी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। बुजुर्ग भी हो रहे हैं और एडल्ट भी हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एडल्ट्स ज्यादा एक्सपोज होते हैं एरिया को, और ये जो म्यूटेंट्स हैं इनमें इन्फेक्टिव जिसको संक्रमित करने की जो ताकत होती है वो ज्यादा बढ़ गई है जी। तो पहले जो होता था, यंग लोग थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती थी, थोड़ा सा एक्सपोजर जब मिलता था, डोज उनको कम मिलती थी, उसको ओवरकम कर लेते। अब जो म्यूटेंट्स हैं उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज द रीजन। दूसरा आपका सवाल था वैक्सीन का लेकर। अमेरिका की दोनों कंपनियां, फाइजर हो या मॉडर्ना हो, बच्चों में 5 साल से 18 साल के बच्चों में ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दिया है, और उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और हमें लगता है कि हमारे देश में भी जो 3 वैक्सीन जो यूज में है, ये लोग भी, हम भी, इंडिया की सरकार भी इनको जल्दी से जल्दी ट्रायल का आएगा इसको, और हम लोग भी ट्रायल करेंगे, बिकॉज बच्चों में अल्टीमेटली उनको वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। और मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उस तरह से 2 तरह की वैक्सीन की मैं बात करता हूँ। एक होता है इंडिविजुअल वैक्सीन जो हम अपनी बांह में, शरीर में लगवाते हैं इंजेक्शन, तो पर एक होती है सोशल वैक्सीन। और सोशल वैक्सीन मास्क को कहता हूँ मैं, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कहता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये मेरा मानना ये है कि म्यूटेंट और नो म्यूटेंट, एक म्यूटेंट, 300 म्यूटेंट, कितने भी म्यूटेंट आ जाए, मास्क का भी रोल रहेगा। जो आपके म्यूटेंट में है, म्यूटेंट में उसका रोल उतना ही रहेगा। यहाँ तक आपका सवाल था कि कुछ डॉक्टर्स भी इन्फेक्ट नहीं, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। 5% 5% लोगों को नहीं बचा पाएगा, तो 95 को तो बचा रहा है। उसी तरह से वैक्सीन 70% को इन्फेक्शन से बचा पाएगी, 70 को नहीं बचा पाएगी। लेकिन उनमें 30% होंगे, उनमें देखा गया है कि उनमें सीरियस नेचर जो होता है वो नहीं होती, और डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसी तरह से डोज, एक्सपोजर, बिहेवियर कितना स्ट्रिक्टली किया गया, एंड क्या म्यूटेंट था, नॉन म्यूटेंट था, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि हम लोगों के साइंटिस्ट के लिए बहुत सारे चीजें देखनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही कंक्लूजन निकालना होता है। ठीक है डॉक्टर सरवन, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, क्या उसके मद्देनजर आपको लगता है कि भारत तीसरी लहर को झेलने के लिए तैयार है, या कहीं कहीं पर अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और कहां पर, कौन कौन सी जगह आप इम्प्रूवमेंट की जरूरत समझते हैं फिलहाल? इम्प्रूवमेंट की तो बहुत जरूरत है, और बार बार हमने कहा है, हम पिछले 2 महीने से कहते आ रहे हैं, अप्रैल से ही। पहली बात तो यह कि लॉकडाउन जो स्टेट्स कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लॉकडाउन इस समय बहुत जरूरी था, और मेरा मानना तो है कि सारे देश में लॉकडाउन होना चाहिए था। वो लॉकडाउन का रीजन ये था कि अभी भी लगा रही है सरकार, हमें जल्दी से जल्दी इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन जनरेट होती है, लेकिन ट्रक्स नहीं है उसको ले जाने के लिए, टैंकर्स नहीं है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं, वैक्सीन भी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी को क्वांटिटी चाहिए।
हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी उतने नहीं है जो वैक्सीनेट कर सके अपने लोगों को। चौथी बात, हमारे पास जो दवाइयां हैं, दवा हमको अप स्किल करना है तो दवाइयां भी जितनी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, शायद दवाइयां नहीं। पांचवी चीज, अभी हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम सब लोग लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है और जो मन में आ रहा है खा रहा है, घर रह रहे हैं, लेकिन के बिना ही हमारे कुछ डॉक्टर भाई की उल्टी सीधी दवाइयां, स्टीरॉइड और सीट सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो बहुत इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन की बहुत जी जरूरत है, जी इन सब चीजों की जरूरत है। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, दरअसल जिस तरह के हालात बने हुए हैं सर, दूसरी वेव से पहले ये कहा गया था कि जब दूसरी वेव आएगी तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, उसके लिए बहुत बेहतर कदम नहीं उठाए गए, और जो हालात है वो अब सभी के सामने हैं कि किस तरह से लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन ना मिलने से बहुत बड़ी दिक्कतें कहीं ना कहीं अब क्रिएट होती जा रही है। सर, ये जो तीसरी वेव की बात की जा रही है, या फिर यूं कहे कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है कोरोना को लेकर, इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो जाहिर तौर पर जो हालात है, जो स्थितियाँ हैं, वो और ज़्यादा गंभीर होगी। जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर सरवन ने किया है, उन्होंने कहा कि बाहर के देशों में कई मेडिसिन का भी इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन है वो 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को दी जा सकती है। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर है, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है दवाइयां, उसकी पूर्ति तो अभी तक नहीं हो पा रही है। क्या हम बाहर से दवाइयां लाकर बच्चों को दे सकते हैं, या फिर जितनी मांग यहाँ पर होगी क्या उतनी पूर्ति हो पाएगी क्या बाहर से लाकर? डॉक्टर राहुल, देखिए, आपका सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक करके आंसर देते हैं। पहली चीज तो मैं मानता नहीं हूँ कि तीसरी लहर आएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी लहर के भयानक तांडव के बाद लोग अपना मास्क नहीं उतारेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। वायरस आप में और हमारे बीच में छुपा रहेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, हम उसको हरा देंगे अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक तीसरी लहर की बात आएगी, सरकार ने अपने स्टॉक्स को पुल अप करके 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया होगा। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है। सर यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है ना सर। अभी आ रहा हूँ। आप एक बात देखिए, अमेरिका में 60% लोगों को वैक्सीनेट करने के बाद बच्चों में इन्फेक्शन रेट कम हो गया। तीसरी चीज, कनाडा ने आज सुबह 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की परमिशन दे दी है। तो कहने का मतलब ये है, वायरस अभी तक कोई ऐसा म्यूटेट होकर ये नहीं दिखा रहा कि वो बच्चों की इम्यूनिटी को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। देखिए, ये सब स्पेकुलेशन हैं। 3200 म्यूटेशन होने के बाद एक एक को समझना, एक एक की चाल ढाल रंग रूप समझना, उसका चरित्र समझना, ये इम्पॉसिबल है इतने कम पीरियड में। जैसे जैसे डेटा आता जाएगा हमें पता चलता रहेगा, पर ये स्पेकुलेशन है कि पहले बुढ़ों में आई, इस बार यंग में आई और फिर बच्चों में आएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा डेटा कहीं नहीं दिखता है अभी। हमें जरूरत थी, क्योंकि इस समय कम्युनिटी ट्रांसमिशन था। पिछली बार हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बातें करते थे, इस बार एक्चुअल कम्युनिटी ट्रांसमिशन था, जिसमें मुझे नहीं पता मैं आपको मिला या नहीं मिला, तो भी मुझे कोरोना हो गया। इस बात समझने की सबसे ज्यादा आवश्यक है वैक्सीनेशन एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको वो निर्धारित समय दे देगा प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आप अपने बेड बढ़ा पाएंगे, दवाइयां बढ़ा पाएंगे, अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को सुदृढ़ कर पाएंगे, सुचारू कर पाएंगे। एक सवाल यहाँ पर ये है सर, एक सेकंड, डॉक्टर राहुल, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। आप कह रहे हैं कि 60% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुकेगा जब तक तीसरी लहर की बात की जाएगी, जब तक तीसरी लहर आएगी सर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वैक्सीन का तो अभी से ही काम शुरू हुआ है, और इससे पहले हमने देखा कि 16 तारीख से जो काम है वैक्सीनेशन का शुरू हो गया, ये अभियान शुरू हो गया सर। लेकिन वो वैक्सीन का जो असर है वो तो 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने तक अगर किसी इंसान को अगर आप वैक्सीनेट करते हैं, किसी को वैक्सीन देते हैं, तो 3 महीने बाद उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो फिर डाउन चला जाएगा, फिर उसे वैक्सीन देनी पड़ेगी। ये कैसे सर मैनेज हो पाएगा, और ये कितना मुश्किल आपको फिलहाल लग रहा है, कितना चैलेंजिंग है? जी, आपका ये जो सवाल है, ये आज हमने ट्विटर पे ट्वीट किया है, जिसमें मॉडर्ना ने सक्सेसफुली बूस्टर वैक्सीन की डोज को
निर्धारित किया है 6 महीने के अंतराल पे। जी। तो जो लोगों को वैक्सीन लगी है 6 महीने बाद वो बूस्टर डोज के लिए रेडी है या नहीं है, सरकार को वो डेटा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर बूस्टर के लिए वो तैयार है तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 10 करोड़ बनाते हैं तो आपको 50 करोड़ पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये निरंतर रूप से आपको हर 6 महीने से साल भर पे वैक्सीन दोबारा लगानी पड़ेगी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अभी बहुत सारी चीजें वैक्सीन को लेके उजागर हो रही है। जो एक मुद्दा था पहले कितनी वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है वो क्लियर हुआ, अच्छी है ये पता चला, मोर्टेलिटी रिड्यूस करती है ये पता चला। अब बूस्टर की बारी आई है, जिससे बूस्टर से पता चलता है कि बूस्टर देने की आवश्यकता होगी और वो वेरिएंट के अगेंस्ट भी काम करती है। ठीक है, बूस्टर को अगर वेरिएंट के अगेंस्ट देते हैं, मॉडर्ना का आज ही सुबह का आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि हम अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक छोटा सा सवाल मेरा डॉक्टर सरवन आपसे है कि सर अब इस हालातों को देखते हुए कौन कौन से अब कदम उठाने की आप जरूरत समझते हैं ताकि आने वाली तीसरी वेव में कम से कम इस तरह से त्राहिमाम ना हो? देखिए, इसका आंसर मेरे जो कंटिन्यू करूंगा मैं, जो आपका पहला क्वेश्चन था उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। वैक्सीन का जहां तक सवाल है, जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो दूसरी जगह दूसरे कंट्रीज में अप टू 60% तक वैक्सीन दे दी गई है। हमारा देश में पॉपुलेशन 135 करोड़ है, तो हमारे यहाँ इतनी वैक्सीन नहीं दी जा सकती एक साथ। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन के आंसर में मैंने कहा था कि हमको ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। बिकॉज वैक्सीन अगर धीमे धीमे करते रहेंगे तो बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि 3 महीने या 4 महीने के बाद उनकी वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। तो जब हम उनको पहले लगाएंगे उनका असर खत्म हो जाएगा तो उनका कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को विद इन फ्यू मंथ्स हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में यही कहूंगा, लेकिन उसके लिए तो पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए ना सर, हमारे पास क्या उतना पैरामेडिकल स्टाफ है क्या? वही कहता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स उसी को कहते हैं, वही चाहिए हमको जी। वही, तभी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लगाना है और उस तरह से जल्दी हमको वैक्सीनेट सारे देश को करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सरवन। डॉक्टर राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीधे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दरअसल जाहिर तौर पर तीसरे वेव के लिए यहाँ पर तैयार रहने की जरूरत है, सरकार को भी और आम जनता को भी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।